जब चंगेज खान की केंद्रीय मंगोल सेना ख्वारिज़्म की सल्तनत के पूर्वी हिस्से को तबाह कर रही थी, उसी समय उसके वफादार जनरल सुबुताई और जेबे शाह मोहम्मद द्वितीय का पीछा कर रहे थे। ये अभियान अंततः अपने मूल उद्देश्य से हट गया और उम्मीद से कहीं अधिक सफल साबित हुआ, जिससे मंगोलों के लिए और भी क्षेत्रों पर हमला करना संभव हो गया। सुबुताई और जेबे की ये मुहिम बाद में इतिहास के सबसे साहसिक सैन्य अभियानों में गिनी गई। जब मंगोल जनरल सुबुताई और जेबे अपने 20,000 योद्धाओं के साथ ख्वारिज़्मी शाह का पीछा करने में असफल हो गए, तो उन्होंने 1220 ईस्वी की सर्दियां ईरान और अजरबैजान में बिताई, लूटपाट करते हुए और पश्चिमी ख्वारिज़्मी सेनाओं को जलालुद्दीन की सहायता के लिए पूर्व की ओर जाने से रोकते रहे। यही उनके मन में इतिहास के सबसे साहसिक जासूसी अभियानों में से एक को अंजाम देने का विचार आया। 1221 ईस्वी में सेना पहली बार जॉर्जिया के राज्य में दाखिल हुई, जहां उन्होंने सामान हासिल करने के लिए गांवों को लूटा। जब राजा जॉर्ज चतुर्थ ने अपनी भूमि को तबाह होते देखा, तो उसने एक सेना इकट्ठा की, जिसमें कई नाइट्स भी शामिल थे जिन्होंने 5वीं क्रूसेड में भाग लेने का वादा किया था। अगली लड़ाई में सागिमी में सुबुताई ने जानबूझकर पीछे हटने का नाटक किया, जिससे भारी कवच पहने और धीमी गति के घुड़सवार अपनी पैदल सेना से दूर निकल गए। फिर उसने उन्हें घेर लिया और उनका कत्लेआम कर दिया। इसके बाद मंगोल अजरबैजान और ईरान लौट आए और कुछ और शहरों को जलाकर लूट लिया। कुछ ही महीनों में सुबुताई ने फिर से जॉर्जिया पर हमला किया। जॉर्ज चतुर्थ ने त्बिलिसी के पास हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना फिर से घात में फंस गई। इन लड़ाइयों ने जॉर्जिया को कमजोर कर दिया और मंगोलों को काकेशस के पहाड़ों से गुजरने का मौका मिल गया। सुबुताई ने सर्दियों में अपनी सेना को पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ाया। उसकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वे थक चुके थे। जब वे पहाड़ों से नीचे उतरे तो उनकी जब मुठभेड़ स्थानीय लेज़गिन, एलान, किपचाक और वोल्गा बुल्गार के गठबंधन से हुई। दुश्मन की सेना में 50,000 से अधिक सैनिक थे। शुरुआत में मंगोलों ने हमला किया, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। गठबंधन ने फैसला किया कि वे अपनी जगह पर टिके रहेंगे और मंगोलों को भूख से मरने देंगे। अब रूसियों ने इस मामूली जीत के बाद आगे क्या करना है, इस पर बातचीत की। कुछ लोग मंगोलों का पीछा करने की सलाह दे रहे थे। उनके पास रसद कम था और वे दुश्मन को चालाकी से मात देने के काबिल नहीं थे। सुबुताई ने गुप्त रूप से किपचाकों को रिश्वत दी, जो सेना का बड़ा हिस्सा थे, और उन्हें हमकबीला खानाबदोश समझकर अपनी बात मनवा ली। अगली रात के दौरान किपचाक अपने घरों की ओर लौट गए। सुबुताई ने तुरंत बाकी सेना पर हमला किया और उन्हें पराजित कर दिया, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपने घुड़सवारों को आदेश दिया कि वे उन किपचाकों का पीछा करें, जो अपने साथ ले जाए गए कीमती सामान के कारण धीमे हो गए थे। मंगोलों ने उन्हें भी मार डाला और फिर वोल्गा नदी के किनारे स्थित समृद्ध शहर अस्त्राखान को तबाह कर दिया। जब वे अपनी जानी पहचानी समतल भूमि पर पहुंचे, जहां लूटने के लिए पर्याप्त गांव थे, तो जेबे और सुबुताई ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया। जेबे द्नीपर नदी की ओर गया, जबकि सुबुताई क्रीमिया की ओर रवाना हुआ। सुबुताई ने स्थानीय वेनिस व्यापारिक केंद्र के साथ गठबंधन किया और मंगोल जनरल ने वादा किया कि वो क्षेत्र में मौजूद गैरवेनिस उपनिवेशों को खत्म कर देगा। वास्तव में उसने सोल्दाइया पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, जिसके बदले वेनिस के लोगों ने मंगोलों को यूरोप की राजशाहियों के बारे में जानकारी प्रदान की। इसी दौरान बचे हुए किपचाक भागकर रूसी राजकुमारों को अपनी दुर्दशा सुनाने पहुंचे। आधुनिक रूस और यूक्रेन के क्षेत्रों पर कई रूस राज्य शासन कर रहे थे। इन सभी ने मंगोलों के खिलाफ बचाव के लिए एक गठबंधन बना लिया। किपचाक सेना के जुड़ने से इस गठबंधन की कुल सेना लगभग 60,000 सैनिकों की हो गई।
जिनमें अधिकांश घुड़सवार थे। मंगोलों ने भी एक संयुक्त सेना बनाई और फिर रूस के राजकुमारों के पास दूत भेजे कि वे इस युद्ध में शामिल न हों, क्योंकि ये उनका मामला नहीं है और मंगोलों का विवाद केवल किप्चाकों से है। लेकिन राजकुमारों ने वो सुनहरा नियम तोड़ दिया। उन्होंने दूतों की हत्या कर दी। सहयोगी सेना ने मंगोलों को दनीपर नदी के किनारे पकड़ लिया और उन्हें घेरने की कोशिश की। सुबोताई ने अपनी सेना के पिछले हिस्से में 1000 लोगों को बलिदान के रूप में छोड़ दिया, जिन्होंने दुश्मन को रोके रखा ताकि बाकी सेना नदी पार करके पूर्व की ओर पीछे हट सके, जबकि दूसरे सीमा की रक्षा पर जोर दे रहे थे। लेकिन बदले की भावना से भरे किप्चाकों ने फैसला पलट दिया और राजकुमारों ने मंगोलों का पीछा करने का निर्णय ले लिया। हर राजकुमार दूसरे से कई मील दूर अलग-अलग रवाना हुआ। 9 दिनों तक मंगोल अपने पीछे दौड़ने वालों से थोड़ा आगे पीछे हटते रहे। वे मारो और भागों की रणनीति अपना रहे थे, लेकिन लूट का माल, कैदी और पशु पीछे छोड़ देते थे, जिससे रूसियों को लगता था कि वे जीत रहे हैं। लेकिन यह सब एक जाल था। 9वें दिन के अंत तक किप्चाकों का अगला दस्ता बाकी सेना से बहुत आगे निकल गया और मंगोलों से टकरा गया। सुबोताई ने पीछे हटने का आदेश दिया। छोटी कालका नदी पार की। किप्चाक उनके पीछे सख्ती से लगे थे और रूसी राजकुमार और भी पीछे रह गए थे। सब कुछ सही जगह पर होते ही सुबोताई ने अपने भारी लांसरों को तैयार किया और उन बेसहारा किप्चाकों पर सीधा हमला करवा दिया। जब उसके घुड़सवार तीरंदाज रूसियों पर तीर बरसाने लगे ताकि उनकी आगे बढ़त और धीमी हो जाए। तीरों की इस वर्षा की ओट में भारी लांसर लगातार जोर से रूसियों पर हमला करते रहे, जो अव्यवस्थित ढंग से एक-एक कर राजकुमारों के पीछे दौड़ रहे थे। जो रूसी शुरुआती हमले में नहीं मरे, उन्हें तीरों की बौछार के कारण एक संकरे रास्ते में धकेल दिया गया, जिससे वे अपने पीछे मौजूद सेना से टकराने पर मजबूर हो गए और एक दूसरे पर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। युद्ध भूमि विशेष रूप से नदी के किनारे सबसे अधिक अव्यवस्थित हो गई थी। कीव के मस्तिस्लाव की सेना ही एकमात्र ऐसी सेना थी जो किसी प्रकार की व्यवस्था में दिखाई दे रही थी, जिन्होंने पहले ही सतर्क रहने की सलाह दी थी। उन्होंने अपनी 10,000 की सेना को इकट्ठा किया और बहुत से पीछे हटते हुए लोगों को भी अपने साथ जोड़ लिया ताकि वे धावा बोलने वाली मंगोल सेना का सामना कर सकें। सामान लाने वाली गाड़ियों को ऊंची जगह पर घेर कर एक मजबूत घेरा बना दिया गया ताकि भागते सैनिकों के लिए वो एक प्रकाश स्तंभ बन सके। मंगोलों ने जल्दी ही इस स्थान को घेर लिया। यहां मस्तिस्लाव ने 3 भयावह दिनों तक प्रतिरोध किया, जबकि वे सीटी बजाते तीरों और धुएं वाले बमों की बारिश में थे। रक्षकों के पास पानी खत्म हो गया और उन्हें मंगोलों की शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण की पेशकश स्वीकार करनी पड़ी। जब वे अपने शिविर की रक्षा छोड़कर बाहर निकले तो तुरंत उन पर हमला कर दिया गया। सहयोगी सेना को चारों ओर से घेर लिया गया था, सिवाय एक छोटे मार्ग के जिसे जानबूझकर खुला छोड़ा गया था, जिससे बहुत से लोग बच निकलने की उम्मीद में वहां से भाग गए। सुबोताई ने यह जाल इसलिए बिछाया था ताकि लोग छोटे-छोटे समूह में बंट जाएं और तेज घुड़सवार तीरंदाज धीरे-धीरे उन्हें एक-एक कर समाप्त कर दें। सहयोगी सेना के केवल 10 में से एक योद्धा ही जीवित बच सका, जो न तो मारा गया और न ही पकड़ा गया। जहां तक कीव के मस्तिस्लाव और रूसी अभिजात वर्ग का संबंध है, उन्हें बांधकर एक लकड़ी के मंच के नीचे रखा गया था। वहीं मंगोल जनरलों ने जश्न मनाया, जबकि रूसी उनके नीचे कुचले जा रहे थे। इसके बाद सुबोताई कैस्पियन सागर के दूसरी ओर से गुजरा, रास्ते में और किप्चाकों तथा वोल्गा बुल्गारों को पराजित किया और मंगोलिया वापस पहुंचा। हालांकि इस महान अभियान में मंगोलों ने कोई नई भूमि नहीं जीती, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र, इसके लोगों और उनकी सेनाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी हासिल की। महान अभियान से लौटते ही सुबोताई ने विश्राम का समय न गवाते हुए
एक नया मिशन संभाला, शीर्ष शाह की जागीरदार राज्य को दंड देना, क्योंकि वो मंगोल अभियानों में हिस्सा नहीं ले रहा था। चंगेज खान ने कभी भी विश्वासघात को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए उसने एक बहुत बड़ी सेना इकट्ठा की। लेकिन इस बार मंगोलों को क्षेत्र का ज्ञान था और उन्हें घेराबंदी की कला भी आती थी। सल्तनत जल्द ही गिर गई और राजा को मार दिया गया। हालांकि हमले से पहले चंगेज घोड़े से गिर गया और उसका कंधा घायल हो गया। उसे तेज बुखार हो गया और उसे सलाह दी गई कि वो मंगोलिया लौटकर आराम करे। लेकिन महान खान ने हमला जारी रखा। जीवन में बड़ी प्रतिरोधक शक्तियां होती हैं और शीर्ष शाह वे लोग थे जो चंगेज के हाथों सबसे पहले और सबसे अंत में विजय किए गए। 18 अगस्त 1227 ईस्वी को 66 वर्ष की आयु में चंगेज खान का निधन हो गया। चंगेज की सल्तनत उसकी मृत्यु के बाद भी उसके बनाए हुए कानूनों और उसके योग्य पुत्रों के कारण कायम रही। उसने उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझाने की कई बार कोशिश की थी। ख्वारिज़्म अभियान से पहले उसने अपने चारों बेटों को एक तंबू में इकट्ठा किया और एक और मंगोल परंपरा को तोड़ने की तैयारी की, जिसके अनुसार जब पिता की मृत्यु होती थी तो उसकी सल्तनत सबसे छोटे बेटे को मिलती थी और पशु अन्य बेटों में बांट दिए जाते थे। चंगेज खान ने अपने बेटों से आग्रह किया कि वे उस सल्तनत की एकता बनाए रखें जिसे उन्होंने मिलकर खड़ा किया है, और जोची से कहा कि वो खुलकर अपनी बात रखे। लेकिन चगताई, जिसके बारे में अफवाहें थी कि वही चंगेज का असली बड़ा बेटा है, ने जोची को गाली दी और कहा कि वो उनमें से नहीं है और वो उसे कभी भी महान खान के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। चंगेज ने सोचा कि सल्तनत को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर बेटे को ऐसी जमीन दी जाए जहां वो बसकर शासन कर सके। बस शर्त यह हो कि वे महान खान का सम्मान करें। तीसरा बेटा ओगदेई गद्दी पर बैठेगा। जोची को फारस और यूरोप का वादा किया गया था। चगताई को मध्य एशिया दिया गया। ओगदेई को चीन मिलना था, जबकि सबसे छोटे तोलुई को मंगोलिया संभालनी थी। और इस तरह एक व्यक्ति की सल्तनत पर पारिवारिक झगड़े ने पूरी ज्ञात दुनिया में सीमाएं खींच दी, जिससे मंगोल विरासत खतरे में पड़ गई। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाते समय हमने प्रोफेसर केनेथ डब्ल्यू हाल की लेक्चर सीरीज बारबेरियन एम्पायर्स ऑफ द स्टेप्स का उपयोग किया, जो इस वीडियो के प्रायोजक द ग्रेट कोर्सेस प्लस द्वारा प्रदान की गई थी। ये 30 हिस्सों पर आधारित विस्तृत सीरीज घुमंतू जातियों के इतिहास को बयान करती है, हुनों से लेकर पेचेनेक्स तक, सिथियनों से लेकर बुल्गारों तक। और विशेष रूप से इस वीडियो के नायकों मंगोलों पर कई कड़ियां शामिल हैं। हमारे चैनल का समर्थन करें और जानें कि मंगोल आगे क्या करने वाले थे। सब्सक्राइब करें मिस्टर डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज को या दिए गए डिस्क्रिप्शन में मौजूद शॉर्ट लिंक से। हमारे मंगोल आक्रमणों की श्रृंखला की तीसरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम अपने सभी समर्थकों का भी धन्यवाद करते हैं, जिनकी मदद से हमारी वीडियो बनती है। ये हमारा आधिकारिक चैनल है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।